हाँ जी दोस्तों, तो बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को पावर देता है कि भाई साहब तुम रिजाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम नहीं करना है, इस ऑफिस की डायरेक्टरशिप होल्ड करके नहीं रखनी है, तो आपको भी फ्रीडम दी गई है कि आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। लेकिन रेजिग्नेशन देने के लिए आपको कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर बकायदा इंटीमेशन दी जाती है किसको, कंपनी को भी, एंड अलॉन्ग विद किसको, रजिस्ट्रार को भी। तो क्या कह रहा है, प्रोविजन रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर हैव बीन इंक्लूडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 ने इस टाइप के प्रोविजन को इंक्लूड किया, जिसके अंदर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स का भी पॉइंट था। सेक्शन 168 रेड विद रूल नंबर 15 एंड रूल नंबर 16 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 डील्स विद रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि सेक्शन 168 और रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16 जो है वो डील करते हैं कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर को। अब इसके प्रोविजन को बड़े प्यारे तरीके से पिक्चराइज कर दिया गया। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको रिजाइन करना है तो आप नोटिस दो। नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन राइटिंग में बी सर्व टू द कंपनी बाय द डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर भी रिजाइन करना चाहता है वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा। किसको देगा, कंपनी को देगा। और कैसे देगा, ऑब्वियसली राइटिंग में देगा। बोर्ड टेक्स नोट ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। मतलब कि जब बोर्ड को वो नोटिस मिल जाएगा, कंपनी में जब वो नोटिस आ जाएगा, तो उसका एक नोट करेंगे कि हाँ भैया इस डेट पे हमें नोटिस मिल गया और इस ग्राउंड पे ये जो डायरेक्टर है वो रिजाइन करना चाहता है। ठीक है सर। कंपनी क्या करेगी, कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भैया अगले 30 दिन के अंदर, जैसे ही आपको नोटिस रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म DIR 12 के तहत इंटीमेट कर देना है किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है सर। फैक्ट ऑफ सच रेजिग्नेशन इज गिवन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लेस इन द इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। मतलब जो भी आने वाली अगली जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर आपको रेजिग्नेशन का जो फैक्ट होगा वो भी आपको देना पड़ेगा अपने रिपोर्ट के अंदर कि भाई साहब इस रीजन की वजह से इस डायरेक्टर ने क्या किया है, रिजाइन दिया है। ठीक है सर। डायरेक्टर फॉरवर्ड कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद रीजन टू रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इन फॉर्म DIR 11 विद फीस। तो अब बेसिकली देखो, प्रोविजन को समराइज करोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि ये एक डायरेक्टर है। ठीक है सर। ये कंपनी से रिजाइन करना चाहता है। ठीक है। तो ये कंपनी को क्या देगा, नोटिस देगा कि जी मैं रिजाइन करना चाहता हूं और ये मेरा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैं रिजाइन करना चाहता हूं। ग्राउंड के साथ वो नोटिस दे देगा किसको, कंपनी को। अब कंपनी उसको नोट करेगी, वो तो सिंपल सी बात होगी। और साथ ही में अगले 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर इस कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR 12। और इसके तहत ये क्या करेगी, ROC को इंटीमेट कर देगी कि भैया ये डायरेक्टर जो हमारी कंपनी में हुआ करता था उसने रिजाइन कर दिया ऑन दिस ग्राउंड एंड अब ये डायरेक्टर हमारी कंपनी में नहीं रहा। ठीक है सर। साथ ही में इस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बेटा ऐसा नहीं तुमने कंपनी को नोटिस दिया और तुम आराम से बैठ जाओगे। ना 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 ना, तुम्हें भी एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा किसको, ROC को, जिसका नाम क्या है, DIR 11। ठीक है सर। DIR 11 के तहत तुम्हें ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगेन कितने दिन के अंदर, वही 30 दिन के अंदर, कि भाई साहब मैं इस कंपनी से रिजाइन कर चुका हूं और इस ग्राउंड्स के तहत कर चुका हूं। मतलब विद रीजन आपको बताना पड़ेगा ROC को कि मैंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया और उसका क्या कारण था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप आजाद हुए, आपकी लाइबिलिटी अब खत्म हुई जब आपने नोटिस दे दिया कंपनी को भी। अब कंपनी जाने DIR 12 फाइल कर रही है नहीं कर रही है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही में आपने रेजिग्नेशन के साथ साथ आपने इंटीमेट कर दिया ROC को भी एज पर फॉर्म DIR 11 की 30 दिन के अंदर अंदर कि भैया इस रीजन की वजह से मैंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। तब जाके आप बिल्कुल सेफली फील कर सकते हो। ठीक है सर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। साइनिंग एंड फाइलिंग ऑफ DIR 11 इन केस ऑफ अ फॉरेन डायरेक्टर। अब अगर हमारा डायरेक्टर जो है वो फॉरेन डायरेक्टर है तो उस केस में वो क्या करेगा, तो उस केस में कहा गया कि अगर कंपनी ने ऑलरेडी फाइल कर दिया DIR 12 विद द रजिस्ट्रार, मतलब कि कंपनी ने DIR 12 फाइल कर दिया रजिस्ट्रार को, तो मतलब क्या हुआ कि वो बंदा रिजाइन कर चुका, उसकी रिजाइन की इंटीमेशन डायरेक्टर के पास चली गई है। तो उस केस में फॉरेन डायरेक्टर क्या करेगा, फॉरेन डायरेक्टर अब DIR 11 कैसे फाइल करेगा। तो फॉरेन डायरेक्टर के केस में एक स्पेशल प्रोविजन आता है जिसमें कहा जाता है कि फॉरेन डायरेक्टर जो है वो ऑथराइज कर सकता है अपने बिहाफ पे किसी भी CA को, किसी भी CS को, या फिर किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट को, या फिर किसी भी रेजिडेंट डायरेक्टर को, किसी भी रेजिडेंट डायरेक्टर को। ये तो रेजिडेंट नहीं है ना, फॉरेन डायरेक्टर है, तो फॉरेन डायरेक्टर DIR 11 फाइल नहीं कर पाएगा बेचारा। तो इसलिए उस केस में कहा जा रहा है कि अगर DIR 11 फाइल करने से पहले कंपनी ने DIR 12 ऑलरेडी फाइल कर दिया रजिस्ट्रार के पास, तो उस केस में फॉरेन डायरेक्टर को ये एक पावर दी गई है कि भाई साहब वो DIR 11 फाइल करने के लिए किसी भी CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर रेजिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि भाई साहब मेरे बिहाफ पे तुम ये फॉर्म फाइल करो और उस पर साइन करो। ऑब्वियसली बात है, साइनिंग की दिक्कत आ रही है। सारी दिक्कत किसकी आ रही है, साइनिंग की आ रही है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्टर DIR 11 पे साइन नहीं कर पाएगा। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकता है किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को,
इन प्रैक्टिस और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या फिर किसी भी रेजिडेंट डायरेक्टर को कि भाई साहब तुम साइन करो DRA 11 पे और फाइल कर दो सेम को उसके बिहाफ पे, ताकि एक इंटीमेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाए और उसकी रेजिग्नेशन की जानकारी रजिस्ट्रार तक पहुंच जाए। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन आया किसके लिए, फॉरेन डायरेक्टर के लिए। आगे देखो क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्ड में और थोड़ी सी क्या रखी है कि सपोज करो कि किसी कंपनी से सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर देते हैं। अगेन जैसे पीछे हमने एक पॉइंट देखा था, वैसे ही मानो कि एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर से सारे डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर गए। इस कंपनी में लेट से 5 डायरेक्टर थे और पांचों ने एक साथ रेजिग्नेशन दे दिया। अब पांचों ने जब एक साथ रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर ये तो रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया, ये DIR 11 तो आराम से फाइल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इन्होंने रिजाइन किया है, ये DIR 11 फाइल करेंगे किसको, ROC को, और ये टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब फंस गई कंपनी कैसे फंस गई कि कंपनी को जो DIR 12 फाइल करना है वो कैसे करेगी, कंपनी में तो डायरेक्टर ही नहीं है कोई, कंपनी में तो कोई डायरेक्टर बचा ही नहीं, तो कंपनी अब इस कंप्लायंस को कैसे पूरा करेगी, 30 दिन के अंदर DIR 12 कैसे फाइल करेगी। तो उस केस में अगेन कंपनी को एक स्पेशल प्रोविजन यहां पे दिया गया, स्पेशल पावर दिया गया, क्या कि भाई साहब जो भी ये डायरेक्टर हमारे जा चुके हैं, जो रिजाइन करके जा चुके हैं, इसी में से जो भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर था पहले सारी फाइलिंग करने के लिए, वो चाहे तो इस कंपनी के बिहाफ पे ये DIR 12 जो है वो फाइल कर सकता है, ऑल्दो आफ्टर रेजिग्नेशन, और सिर्फ ये फाइलिंग ही कर पाएगा और किसी भी टाइप की फाइलिंग नहीं कर पाएगा रेजिग्नेशन के बाद। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई किया गया है MCA ने। Third March 2015 has clarified that in the event of deactivation of DSC following en masse resignation of all the directors of a company before appointment of new director in their place, मतलब नए डायरेक्टर आए नहीं और सारे रिजाइन कर चुके हैं, where form DIR 12 cannot be filled by the company due to lack of an authorized signatory director, मतलब कंपनी के पास कोई भी authorized signatory director है नहीं, तो कंपनी कैसे DIR 12 फाइल करेगी। The registrar of the company with their respective jurisdiction are authorized on request from the stakeholders, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो रिक्वेस्ट लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास कि जी ऐसी सिचुएशन आ गई, बताओ हम क्या करें, और आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन टू अलाउ एनी वन ऑफ द रिजाइन डायरेक्टर, किसी भी रिजाइन डायरेक्टर को वो अलाउ कर देगी हु वाज एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग DIR 12 ओनली, मतलब कि वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डायरेक्टर था पहले, उसको वो ऑथराइज कर देंगे, मतलब उसको अप्रूवल दे देंगे कि भाई साहब ये ऑल्दो रिजाइन डायरेक्टर है लेकिन हम इसको अलाउ करते हैं कि ये फाइल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ DIR 12, सिर्फ इसके लिए अलाउ किया और किसी भी फाइलिंग के लिए अलाउ नहीं किया है, अलॉन्ग विद एडिशनल फीस एज एप्लीकेबल एंड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये एक यूनिक सिचुएशन आई कि जहां पे फॉरेन डायरेक्टर होगा वहां पे कैसे काम होगा, और जहां पे सारे डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर देंगे तो वहां पे कैसे काम होगा। तो ये दोनों यूनिक सिचुएशन थी, तो इसके ऊपर केस स्टडी आपके बहुत प्यारे तरीके से बन जाया करती है। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या होगा, तो सर इफेक्टिव डेट का अंदर बेसिकली मतलब क्या आ रहा है कि एक डेट तो वो हो गई जहां पे कि नोटिस दे दिया गया, जहां पे डायरेक्टर ने नोटिस दे दिया कंपनी को, और दूसरी डेट ये हो गई कि उस नोटिस के अंदर एक डेट स्पेसिफाई कर दिया गया। सपोज करो कि 1 जनवरी को नोटिस दिया और उस नोटिस के अंदर डेट स्पेसिफाई कर दिया कि भाई साहब मैं 2 जनवरी से रिजाइन करता हूं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहा जाता है कि 1 जनवरी और 2 जनवरी विच एवर इज लेटर। ठीक है, सॉरी नोटिस दिया गया और नोटिस रिसीव हुआ। अब एक चीज सॉरी ध्यान दो, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि 1 जनवरी को नोटिस दिया, अब नोटिस जो रिसीव हुआ है वो सपोज हुआ है 10 जनवरी को जाके, नोटिस जो रिसीव हुआ वो 10 जनवरी को जाके हुआ, तो 10 जनवरी और 2 जनवरी विच एवर इज लेटर ये माना जाएगा, 1 जनवरी नहीं 10 जनवरी और 2 जनवरी विच एवर इज लेटर। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि आपने 1 जनवरी को नोटिस दे दिया, अब ऐसा थोड़ा छुट्टी पालोगे, आपने 1 जनवरी को नोटिस दिया और आपने कहा 2 जनवरी से रिजाइन हो गए, और भाई साहब नोटिस मिला ही 10 जनवरी को, तो कंपनी को जब उसके दिमाग में जब सूचना आ गई उसी डेट से तो आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा ना, वो पहले कैसे कर लेगा। और यही सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि सपोज आपने नोटिस दिया 1 जनवरी को, 10 जनवरी को रिसीव हुआ कंपनी को, लेकिन नोटिस में आपने डेट स्पेसिफाई किया है, और डेट स्पेसिफाई किया है सपोज करो 1 फरवरी का, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है आप कब तक डायरेक्टर माने जाओगे, 10 जनवरी और 1 फरवरी, तो विच एवर इज लेटर तो 1 फरवरी हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि 10 जनवरी को रिसीव हो गया और एक तरीके से एडवांस इंटीमेशन हो गया कि भाई साहब मैं 1 फरवरी से रिजाइन कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 फरवरी तक तो काम कर लो, उसके बाद रिजाइन कर लेना। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन हमेशा क्या लेके जाएगी यहाँ पे कि जिस डेट पे नोटिस रिसीव हुआ कंपनी को और कोई ऐसी डेट जो कि स्पेसिफाई किया गया है डायरेक्टर के द्वारा नोटिस के अंदर, उन दोनों में से जो भी लेटर की डेट होगी वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन मानी जाती है। ठीक है, नोटिस किस दिन भेजा आपने ये रेलेवेंट नहीं है, नोटिस किस दिन रिसीव हुआ और उसमें आपने क्या डेट मेंशन किया है, इन दोनों में से जो भी बाद की डेट होगी वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन मानी जाएगी। बात करते हैं लायबिलिटी की।
कि एक बार अगर डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो क्या उसकी लायबिलिटी रह जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टर सपोज करो इस टेन्योर तक इस कंपनी में डायरेक्टर रहा, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया, तो कोई भी लायबिलिटी जो अकर होगी इस टेन्योर के अंदर की, उसके लिए वो रिजाइंड डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लेकिन इस पीरियड के बाद, जब वो रिजाइन कर चुका, उसके बाद की अगर कोई भी आपके ऑफेंसेस वगैरह आते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई भी ऐसी लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि रिजाइन डायरेक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेनियर उसने सर्व किया है, इस टेनियर के अंदर का कोई भी ऑफेंस, कोई भी फ्रॉड, कोई भी लायबिलिटी अगर अराइज होती है फ्यूचर के अंदर भी, तो उसके लिए भी हमारा रिजाइंड डायरेक्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके टेनियर का ही ऑफेंस है, उसी की टेनियर की लायबिलिटी है। अच्छा सर, ऑल द डायरेक्टर्स टेंडरिंग रेजिग्नेशन, अगर सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर देते तो उस केस में क्या होगा? तो आपने देख लिया ऊपर कि DIR 12 के लिए तो बता दिया गया कि भाई साहब जो हमारा रजिस्ट्रार है वो अलाउ कर सकता है कि कोई भी एक रिजाइन डायरेक्टर जो है वो उसके बदले में DIR 12 फाइल कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन कर देते हैं तो उस केस में एक और सिचुएशन आ जाएगी कि कंपनी को कौन चलाएगा? अब कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होंगे? तो उस केस में कहा जाता है, जैसे हमने प्रोविजन पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा था, कि अगर सारे के सारे डायरेक्टर हमारे रिजाइन हो जाते हैं, कर जाते हैं, तो उस केस में या तो कंपनी का प्रमोटर अपॉइंट करेगा किसको? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर है जो कि चाहिए अपने को कंपनी को चलाने के लिए, वो उसको अपॉइंट करेगा। या फिर अगर प्रमोटर नहीं है तो उसकी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाने के लिए। और जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वो ऑफिस कब तक होल्ड करके रखेगा? आने वाली अगली जनरल मीटिंग तक, जब तक कि मेंबर्स के द्वारा नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर दिए जाते, तब तक इन दोनों में से जिसके द्वारा भी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो ऑफिस को होल्ड करेंगे और कंपनी को चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आती है जब सारे डायरेक्टर हमारे एक साथ रिजाइन कर देते हैं। तो चलिए सर, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अगले पार्ट में बात करेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि आपका अगला सेक्शन है। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।